सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। के लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। फरहान जुनैदी साहब, खुदा ताला खुश इलानी में वसअत अता फरमाए आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत आगाज़ आपने आज प्रोग्राम का कर दिया। हमारे साथ ही आप मौजूद रहेंगे क्योंकि ब्रेक के जाने से पहले भी हम आपसे एक कलाम की दरख्वास्त करेंगे। अस्सलामु अलैकुम और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, उसके साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सोनिया सुंदस। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात के साथ। आज माह सयाम के इश्रा रहमत का पहला जुमा है और आज के दिन की फजीलत की बात करें तो हदीस मुबारका में है कि रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़रत की जाती है। और शब जुमा और रोज़े जुमा हर घड़ी में 10-10 लाख अफराद की मग़फ़रत कर दी जाती है। और ये सब मग़फ़रत पाने वाले वो हैं जिन पर गुनाहों के सबब जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। तो कोशिश करें, रब को मनाएं, मग़फ़रत पाएं। इसी अच्छी बात के साथ चलिए करते हैं अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़। वैसे तो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि मुर्गी की कीमतों को पर लग गए, और अब सिर्फ पर नहीं लगे हैं बल्कि ऐसा लगता है कि मुर्गी की कीमतों को जहाज़ के पर लगा दिए गए हैं और वो तेज़ से तेज़ तर उड़ान भरती जा रही है, लोगों की पहुंच में नहीं आ रही। और ये माह रमज़ान है। हम कराची का रुख करें, बंस रोड पे अगर जाएं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदा कफ़ील अहमद मौजूद हैं। बंस रोड जो कि कराची का मरकज़ी तिजारती इलाका है और वहाँ खाने पीने की पूरी फूड स्ट्रीट भी है। तो कफ़ील अहमद बताएं ज़रा, इस वक्त रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं? देखिए, चिकन की कीमत जो है वो सरकारी रेट से जो है वो हर जगह तकरीबन पूरे शहर के अंदर जो है वो ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त भी यहाँ मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो दिखाई नहीं देते। अगर हम बात कर लें दुकान पे, अगर हम बात कर लें ओवरऑल जो सूरत हाल है, कहीं पर भी जो है वो रेट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है
और शहरियों की यही शिकायत है कि जो है वो खुदारा इस पर जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए रमज़ान के। ताहम दुकानदारों ने एक बात करते हुए ये कहा है कि आइंदे चंद दिनों में प्राइसेस जो है वो नीचे आने का इम्कान है, क्योंकि अभी जो फीड है और ये चूज़ा है उसकी कीमत ज़ायद है, जिसके बायस कीमतें इस लेवल के ऊपर पहुँची हैं। तो अब तवक्का की जा रही है कि जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगे और आवाम को रमज़ान के अंदर ही शायद थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो कीमतों की मद में मिल सकेगा। जी चलिए, रिलीफ मिल पाएगा ये नहीं, हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम खालिद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। गुफ्तगू करने से पहले मैं नाजरीन को अगर हम स्क्रीन पर दिखा सके तो ठीक, वरना आज जो कमिश्नर कराची डिवीज़न की जानिब से कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज़ की लिस्ट है, वो प्राइस लिस्ट बराए ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी और गोश्त और अंडा, वो 7 मार्च 2025 के हिसाब से ज़िंदा जो फार्म गेट पे मिलेगी वो 400, ब्रायलर मुर्गी ज़िंदा थोक के भाव 412, ब्रायलर मुर्गी ज़िंदा परचून का भाव जो है वो 420 और बगैर कलेजी पोटा जो गोश्त है वो है 650 रुपये। लेकिन इन तमाम तर नरखों में जैसे कि आपने कराची में देखा कि बंस रोड पे तो नहीं मिल रही है, गुलिस्तान जौहर के हद तक मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ भी ये नहीं मिल रही है, वहाँ भी बहुत कीमतें तजावुज़ हैं। तो खालिद साहब, क्या मामलात हैं? प्राइस लिस्ट तो आवेज़ा है, ये प्राइस लिस्ट मुताबिकत रखती है, ये प्राइस लिस्ट ठीक है या फिर आपके हिसाब से इसको ज़्यादा होना चाहिए, और अगर सही है तो फिर महंगे दामों क्यों मिल रही है? थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा मदऊ किया। डेफिनेट ये जो प्राइस लिस्ट कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कमिश्नर कराची ही है ना जी। डेफिनेट हमसे भी उनकी मुलाकात रहती है, हमारा भी उनसे यही होता है कि ये जो चिकन है, क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल आइटम है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे रहता है, तो इसकी जो प्राइसेस हैं उसको आप कैप नहीं करें, इसको डी कैप करें, जिसका कि कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। वो इसलिए कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो कमिश्नर कराची के पास प्राइसेस ज़्यादा थी और हमारी प्राइसेस 50-60 रुपये नीचे चली गई। अगर नीचे जाने की वजह यही है कि ये डिमांड एंड सप्लाई है। राइट नो भी यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त सप्लाई, क्योंकि हमारी 60-70% सप्लाई इंटीरियर सिंध और पंजाब से आ रही होती है ना। अब जो पंजाब में जहाँ पे ज़्यादा मुर्गी प्रोड्यूस हो रही होती है चिकन, वहाँ ऑलरेडी प्राइसेस ज़्यादा हैं। कराची और वो इक्वल हो चुका है। पंजाब से अगर कोई चिकन लेके आते हैं तो इस वक्त 65 to 70 रुपीज़ पर केजी कास्ट आती है बर्ड को यहाँ तक ट्रैवल करवाने में। तो लिहाजा वो फिजिबल ही नहीं है। जब फिजिबल नहीं होगा तो यहाँ इस वक्त ओवरऑल वेट कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो प्राइस ज़्यादा है। दिस इज तो अगर कंजम्पशन ज़्यादा है, और ये बात तो अभी की नहीं है कि कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हमें पता है कि जब रमज़ान आने वाले हैं तो हमने इसके ऊपर कोई प्लान पहले से करके क्यों नहीं रखा कि अब रमज़ान आने वाले हैं तो यहीं पर हम बर्ड की इतनी अफजाइश करवा लें, या अगर आपको वहाँ से लेकर आने हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई एक प्लान तो पहले से बनाया गया होता है ना। हर माह रमज़ान में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं एवरी टाइम। ये आपका बहुत ही मासूम और बहुत अच्छा सा सवाल है, लेकिन इंडस्ट्री एज ए लेमैन मैं जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग यही कर रहे हैं, यही क्वेश्चन। लेकिन मैंने बताया ना कि चिकन इतना पेरिशेबल है कि इसको हम एक 1 डे सिंगल डे भी होल्ड नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो मार्केट है वो टोटल वेट मार्केट है, हम खुद सामने स्लाटर कराते हैं। 95% वेट मार्केट है, 5% प्रोसेस है जो आपको फ्रिज में पड़ा जो प्रोसेस फूड है वहाँ से मिलता है। जब तक कि ये इंडस्ट्री और अदर वर्ल्ड जो है वो ऑलमोस्ट, आप मिडल ईस्ट की बात करें, EU की बात करें, 100% प्रोसेस है, वहाँ वेट मार्केट है ही नहीं है। तो लिहाजा वहाँ प्राइसेस कंट्रोल सभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि 95% हम सामने स्लाटर करते हैं, वेट मार्केट है, तो ये वेट मार्केट में ये प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकती। वैसे भी हम लोग त्यौहारी हैं, कभी हमें ईद आ जाती है, कभी हमें शादियाँ होती हैं, कभी कुछ होती है, तो हम कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फूड नहीं लेते। हमें मिल जाए तो हम 2 किलो खा लेते हैं, मिले तो ऐसे भी सो जाते हैं, तो हमारी कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ आपने कही कि आपने हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि प्राइस की कैपिंग ना करें, यानी कि सादा ज़बान में डिमांड एंड कीमत की हदबंदी ना करें। मुझे ज़रा देखने वालों को बताइए कि प्राइस की कैपिंग करने से नुकसान क्या होगा टेल एंड पे कंज्यूमर को? देखिए मैं बताता हूँ। बेसिकली देखें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बल्कि आप ज़्यादा, आपके पास सब लोग आते हैं, तकरीबन 90% इंडस्ट्री इंपोर्ट पे चलेगी। चीनी से लेके गंदम तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो इंपोर्ट नहीं कर रहे? वाहिद चिकन है कि जो वैल्यू एडिशन करके लोकल प्रोड्यूस होता है, लोकल हमारी फूड जो
मेज़ है, सारी चीज़ें मिला के हम लोकल प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को कैपिंग करेंगे और इसको देखें, एक सिंगल असूल है, किसी भी चीज़ का प्राइस बेहतर करने के लिए मास लेवल की प्रोडक्शन हो, प्राइस खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप डंडा उठा के प्राइसेस हर वक्त प्राइसेस कंट्रोल करेंगे, जब हम 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ लॉस कर रहे होते हैं तो फिर तो हमें कोई नहीं पूछता। अब डेफिनेट ये जो प्राइस है, मैं एग्री करता हूँ कि राइट नो जो प्राइस है, ये प्राइस ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे बड़ी वजह आपकी वसासत से, आपके चैनल से, मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी वजह एक ही है। जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जो सोयाबीन पे इन्होंने बैन किया था, 40% इंडस्ट्री उसमें से डिस्ट्रॉय हो गई थी। आज उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट है। और उसमें भी गवर्नमेंट ने आधा तीतर आता बटेर किया, जुल्म किया हमारे फार्मर के साथ, कि जो GMO सोयाबीन सीड अलाउ कर दिया, सॉल्वेंट को, मील हमें अलाउ नहीं किया। आज भी हम उनके रहमो करम पे हैं। मैं आपको सिंगल बात बताऊं कि जो सोयाबीन मील है, 1.5 महीना पहले 160 रुपीज़ था, आज 280 रुपीज़ है और मिल भी नहीं रहा पर केजी। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं तो कुछ चीज़ें वाजे हो जाती हैं, वरना तो मामला ये चल रहे होते हैं कि क्यों बढ़ रही, क्यों कम नहीं हो रही। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत वक्त पे उन तमाम तर हुक्काम पे जिम्मेदारी आती है कि माह रमज़ान से पहले इस चीज़ को ना सिर्फ एक प्लान के ज़रिए मरतब किया जाए, क्योंकि चूज़ा जो है वो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता और उसकी जो खुराक है वो भी एक दिन में नहीं आ जाती। तो देखने वालों को ये भी पहचानना होगा कि हु इज़ द रियल रिस्पॉन्सिबल, कौन वो असल ज़िम्मेदार है कि जहाँ पे जाके सवाल करना चाहिए। एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं एक मरतबा फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ नात ख़्वाह फ़रहान जुनैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा। फ़रहान साहब 2 अशार अगर और आप हदिया कर दें। तुम्हारी याद से दिल को है राहते क्या क्या, क्या क्या तुम्हारे जिक्र ने टाली हैं मुश्किलें क्या क्या, क्या क्या। बस एक रात का मेहमान उन्हें बनाने को, बस एक रात का मेहमान उन्हें बनाने को, ज़मीं से अर्श ने की होंगी मिन्नतें क्या क्या, क्या क्या। ज़मीं से अर्श ने की होंगी मिन्नतें क्या क्या। शायर कह गए ना, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं। पहला पाकिस्तानी खलाबाज जल्द खला में सब ज़राली परचम सरबुलंद करने को जाएगा और सितारों के कमंद डालने के इस मिशन में पाकिस्तान का देरेना साथी चीन शाना बशाना खड़ा है। स्पार्क को और चाइना स्पेस एजेंसी के दरमियान इस हवाले से एक मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के तहत 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में तरबियत हासिल करेंगे एस्ट्रोनॉट, और इनमें से एक खलाबाज को साइंसी पेलोड माहिर के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। अब इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर A.K.M. शफात अली साहब, जो कि डायरेक्टर हैं स्पार्को के। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स प्लेजर होस्टिंग यू। हम हमेशा से फ़िल्मों में देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की जाने से पहले ट्रेनिंग हो रही है, उनको नासा में स्विमिंग पूल में ट्रेन किया जा रहा है, जिसके बाद विगरस ट्रेनिंग होती है,
हमने ये नहीं सोचा था कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी ये चीज़ होगी और अब ये होने जा रही है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू कि ये होने क्या जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तानी खलानौर लहराने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। आपके जैसे आपने थोड़ा सा क्लैरिटी भी दे दी है कि अभी रिसेंटली हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में साइन हुआ है बिटवीन स्पार्को एंड चाइनीज़ मैन्ड स्पेस एजेंसी, जिसके तहत हम अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए चाइना में भेजेंगे और उसके बाद उसमें से एक एस्ट्रोनॉट जो है पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। इसमें डेफिनेटली जो अभी हमारा प्रोसीजर है, जिसमें अभी हम स्टार्ट में इस साल अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स की सिलेक्शन करेंगे। उन सिलेक्शंस के बाद जाके हमारे 2 एस्ट्रोनॉट शॉर्ट लिस्टेड होंगे और फिर नेक्स्ट ईयर एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे है हमने मूवीज़ में अपने बचपन में देखा है कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मूवीज़ में दिखाने किस किन ट्रेनिंग के मरहल से गुजरते हैं। उसकी वजूहत ये है कि जो स्पेस में इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो वहाँ पे आपके जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से आपको ह्यूमन को गुजरना, तो उसके लिए उससे पहले उसको जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी तैयार किया जाता है। तो ये एक नेक्स्ट ईयर, ये पूरे साल का एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें उसकी जिस्मानी सलाहियतों को भी, पहले फ़िटनेस तो अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए, उस फिटनेस को और इन्हांस करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। सिमिलरली जो मेंटल रेजिलियंस चाहिए होती है वो भी एक बहुत मैटर करती है, इसलिए कि उस इन्वायरमेंट में रह के कभी कभार आप है ना एक मिसबिहेव या मिसएडवेंचर भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप है ना उन तमाम मराइल से गुजारते हैं कि आपका जो साइंटिस्ट है, जो एस्ट्रोनॉट जा रहा है, वो जाके वहाँ पे आपके जो भी आपके तजुर्बात करने हैं, उन तजुर्बात को कम करके कंप्लीट करके उसकी वापसी मतलब हो उनकी जाए। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी दरकार होती हैं। बिल्कुल, साथ-साथ ना? डेफिनेटली, यानी ये इसके साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसके पैटर्न्स और ये सब चीज़ें, उसकी ट्रेनिंग्स, ये सब मैटर करती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अप्लाइंग क्राइटेरिया क्या है? कौन होंगे वो लोग? आप किन को सेलेक्ट करेंगे? क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? अच्छा, इसमें यह है कि हमारा जो एक इनिशियल ये होता है कि जो एज़ पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो स्पेस दूसरी कंट्रीज़ भी फॉलो करती हैं, कि आया तो आपका या तो एक्सपीरियंस पायलट जाता है इस एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में, या कोई साइंटिस्ट जाता है। तो इट विल बी आइदर अ स्पार्को साइंटिस्ट और एन एक्सपीरियंस पायलट फ्रॉम पाकिस्तान। सो एक अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि उनके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए है, उसमें सबसे पहले एज ग्रुप होता है कि आप कौन से एज ग्रुप के एस्ट्रोनॉट्स आप भेज सकते हैं। तो वो एज ग्रुप क्या है? 30 से 45 ईयर्स के दरमियान एज ग्रुप के एस्ट्रोनॉट्स आपके जाते हैं। एक हाइट की रेंज है कि इस हाइट रेंज के अंदर वो आपके एस्ट्रोनॉट्स की हाइट होनी चाहिए है। सिमिलरली उनकी विजन जो है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए है। साथ में जो फिटनेस का, स्टेमिना का क्राइटेरिया अपनी जगह पे है। साथ में जो एडिशनल उसमें है कि उनके पास स्विमिंग के भी परफेक्ट स्विमिंग भी आनी चाहिए है, और ताकि वो ग्रेविटी के बिहेवियर को भी स्टडी फ्लोट करना होता है कर वहाँ सकते हैं। पे, जी। एग्जैक्टली। और साथ में इसमें जो और भी एड ऑन्स जो होते हैं कि इसमें आप है ना कि जो डिसिप्लिन के लिहाज से, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वो PhDs या मास्टर्स या अंडर ग्रेड्स, हम इन डिसिप्लिन के लोगों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि है ना सारी की सारी है ना इन चीज़ों में क्राइटेरिया को मीट करेंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मिशन क्या है? अच्छा, मिशन तो ये है कि डेफिनेटली सबसे पहले तो ये है कि एक बड़ा एजाज़ है कि हम जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे हम जा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा कि इस चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे आज तक कोई गैर मुल्की एस्ट्रोनॉट नहीं गया है। अच्छा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम चाइना हैज़ अलाउड पाकिस्तान टू ट्रैवल एज एस्ट्रोनॉट विद दैम। तो ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है हमारे लिए कि चाइना, तो इससे ये भी साबित होता है कि पाक चीन की जो एक दोस्ती है, जो पहले समंदर की गहराइयों तक थी, अब वो आसमान से भी जा रही है इंशाल्लाह। तो ये अब मेजर ब्रेक थ्रू बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना के जो आपके जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं। साथ में इसमें जो इस मिशन पे हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो इसमें डिफरेंट तजुर्बात होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं माइक्रोग्रेविटी से मुतालिक, बायोमेडिकल साइंस से मुतालिक, सिमिलरली मटीरियल साइंस से मुतालिक। तो हमारे इसमें एक और जो एक पहलू है अवामी मशगूलियत के लिहाज से, कि इसमें अवाम के लिए ये है कि जो हमारे तलबा हैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, और इवन जो एक जनरल पब्लिक है, वो तजवीज़ कर सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कि जो कि एक्सपेरिमेंट किया जाए उस इन्वायरमेंट में जो कि माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट है। इसलिए कि आपको वो इन्वायरमेंट आपको अर्थ पे तो नहीं मिलता है, वो इन्वायरमेंट सिर्फ स्पेस में अवेलेबल है। तो ये हम अभी ये हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें फ्लोट की हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस में भी, कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बताएं।
वो जो उसमें से बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स होंगे वही एक्सपेरिमेंट्स हमारे एस्ट्रोनॉट उस स्पेस में जाके परफॉर्म भी करेगा और उसके रिजल्ट्स भी उनसे शेयर करेंगे और उनसे जो आउटकम आएगी वो हमारी आगे की जो रिसर्च होंगी उसमें बड़े सूदमंद साबित होंगी। और ये मिशन कितनी देर तक का होगा, कितना टाइम एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर रहना होगा वहाँ खला में? अच्छा, यूजली जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो 3 मंथ से 6 मंथ्स के मिशंस पे जाते हैं जो वहाँ पे खला में रहते हैं। तो इस मिशन में हमारे जो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जाएंगे वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन में 7 डेज़ यानी 1 वीक का अरसा गुजारेंगे। उसमें अपने जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तजुर्बात होंगे, वो परफॉर्म भी करेंगे और साथ में जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन है वो एक्चुअली में अर्थ के मदार में घूम रहा है पूरा, तो वो तकरीबन दिन में 14 चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड। तो साथ में ना सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे स्पेस स्टेशन के अंदर और उनको ये भी मौका मिलेगा कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के ना वो दुनिया को भी देख रहे होंगे अपनी आंखों से कि जो अल्लाह का जो करिश्मा है वो लाइफटाइम एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि शायर भी कह गए कि सितारों से आगे जहां और भी हैं और पाकिस्तान को ये मौका मिलने जा रहा है। मैं यकीनन इस पर ये ज़रूर बात करूंगा कि हमारे जो तलबा हैं, जो हमारी अकेडेमिया है, उस पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब हाँ या ना में जवाब दिएगा, पहला पाकिस्तानी मिशन जा रहा है ये या पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट होगा खला में ये? जी, क्योंकि उससे पहले नमीरा सलीम भी तो जा चुकी हैं। अच्छा, जो मिस नमीरा सलीम गई हैं वो शी इज़ पाकिस्तानी ओरिजिन बट वेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, जी, नंबर 1। नंबर 2 जो उनका जो मिशन था डेट वाज अ मिशन ऑन अ कमर्शियल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इट वाज नॉट अ स्पेस मिशन, कोई साइंटिफिक मिशन नहीं था, कोई नेशनल स्पेस प्रोग्राम के तहत नहीं था। वो एक जैसे आजकल जो होता है कि कमर्शियल जो पैसेंजर्स जाते हैं दे ट्रैवल और उसमें जो आपने जो स्पेस इन्वायरमेंट का जो आप फील करते हैं वो इतनी रिगरस ट्रेनिंग से नहीं गुजरी थी जो एज़ कम्पेयर टू हमारे एस्ट्रोनॉट को गुजरना पड़ेगा। इसलिए कि जो हम जिस एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं दैट इज़ 400 किलोमीटर्स अबव और मिस नमीरा सलीम जो कही थी वो 85 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड तक जाके रिटर्न बैक हो गई थी, बट इट वाज स्टिल एन अचीवमेंट फॉर हर। ठीक है, एंड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मुख्तसरन मुझे बताइएगा द इम्पैक्ट दिस मिशन इज गोइंग टू हैव ऑन एकेडेमिया, बच्चों पे। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे आपने पता है कि एक स्टेम एजुकेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो इसमें एक ये है कि हमारी जो यंगर जनरेशंस हैं, हमने बचपन में ख्वाब देखते थे कि यार काश हमें भी कोई मौका मिले कि तो हो सकता है कि देखें लेट्स सी हु गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। तो जब हमारा अपना पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जाएगा तो उससे ना सिर्फ बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होगी कि हमने इस फील्ड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक एरिया है जिसमें हमने एक्सेल करके आखिरी हद यानी एस्ट्रोनॉट की हद तक भी जा सकते हैं। ज़बरदस्त। जिस तरह से बाकी दुनिया में प्रोग्राम्स चलते हैं उनके एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम दे आर 10 ईयर्स प्रोग्राम कि 10 साल की उनका स्टडी प्रोग्राम होते होते दे कम टू एन एस्ट्रोनॉट दैट दे बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सो यही चीज़ भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारे कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छी बात ये कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको मौके नहीं मिल रहे थे, अब वो आपके थ्रू कम अज़ कम उन्हें जानने का मौका तो मिलेगा कि क्या क्या मौके हैं। बल्कि अब बच्चों से हम ये भी सुन सकेंगे क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू सर। बेस्ट ऑफ लक आपके मिशन के लिए, बेस्ट ऑफ लक पूरे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मजीद अहम गुफ्तगू भी आपके साथ करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। टेक्नोलॉजी की बात हम ब्रेक से कबल भी कर रहे थे, ब्रेक के बाद भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत का ये ज़माना है और जो इसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा वो बहुत बहुत पीछे रह जाएगा। अब ये सॉवरेन AI एक नई चीज़ आई है और फ्रंटियर वन एक थिंक टैंक और रिसर्च प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज रखता है और उससे मुतालिक आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में सॉवरेन AI पर एक तफसीली आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें मुस्तकबिल की सॉवरेन AI की अहमियत उजागर करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सॉवरेन AI है क्या? ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खुदकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वकालत करता है। अब
ये ज़रूरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? जब AI है तो सॉवरेन AI क्या चीज़ है और इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक दुनिया के हर मुल्क के पास जिस तरह अपनी फौज होती है, बिल्कुल उसी तरह आने वाले वक्त में हर मुल्क को खुदकार AI निज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बदलती दुनिया में दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी पर तकिया करना और अपने डेटा को रिस्क पर डालना किसी सूरत अक्लमंदी तो नहीं होगी। अब जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ChatGPT के साथ इस हवाले से पहल कर चुका है, चीन भी डीप सीक के साथ इसके शाना बशाना है, दीगर ममालिक भी इस हवाले से गाफिल नहीं है। सऊदी अरब का प्रोजेक्ट नियोम इसी सिलसिले की कड़ी है और हमारा पड़ोसी भारत सरकारी सतह पर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम यानी NSM पर काम कर रहा है। हाल ही में अर्जेंटाइन ने अपने खित्ते का यानी कि लातीनी अमेरिका का AI मरकज बनने का तहिया कर लिया है। यानी दुनिया के दीगर ममालिक जहां पहले से ही खुदकार AI की दौड़ में लगे हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान इससे बेनिफिट कैसे कर सकता है? तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में और इस तरह दीगर शोबों में सॉवरेन AI यानी कि खुदकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए लेकिन अब मसला ये कि करना क्या होगा। फ्रंटियर 1 के आर्टिकल में इसी हवाले से 5 नुक्ते 5 स्टेप्स उनकी वजाहत की गई है और आपको एक एक करके वो स्टेप्स बताते हैं कि आखिर है क्या। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज टू अनाउंस योरसेल्फ। खुदकार AI बनाने का ऐलान किया जा चुका है। जिस तरह अर्जेंटीना के सदर ने इख्तिदार संभालते ही सबसे पहला काम अपने मुल्क को खित्ते की AI सुपर पावर बनाने का ऐलान किया, बिल्कुल उसी तरह खुदकार AI के ऐलान के लिए हमें सालों की प्लानिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना वक्त हम प्लानिंग में जाया करेंगे हम उतना ही वक्त गंवाते जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि खुदकार AI पर अलल ऐलान काम करने का आगाज हो। अब इसका दूसरा स्टेप, द सेकंड स्टेप इज कौमी AI स्ट्रेटेजी की तश्कील, यानी कि एक नेशनल इंटीग्रेटेड पॉलिसी, ऐसी हिकमत अमली की तश्कील जिसके जरिए खुदकार AI के मकासद तय किए जाएं कि किस तरह हम मुआशी तरक्की, सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विसेज के शोबों में खुदकार AI के जरिए बेहतरी लाएं। अब इसका थर्ड स्टेप, तीसरा कदम क्या है? AI इंटेलिजेंस, खुदकार AI के लिए डेटा का तहफ़्फ़ुज़। हमें इस बात का तयन करना होगा कि हम अपना डेटा महफूज कहां कैसे करें, हमारे लिए कौन से शोबे सबसे अहम है। डेटा सिक्योरिटी इस दुनिया का प्रेवेलेंट मसला है। आपको पता है कि डेटा इस वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती है। चौथा कदम, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी, ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि अपनी सरजमीन पर ही अपने डेटा को महफूज किया जाए, ना कि दूसरी टेक्नोलॉजीज पे हम तकिया करें। और पांचवा और आखिरी कदम वो ये कि नौजवानों की तरबियत और तहकीक पर सरमायाकारी, खुदकार AI सिस्टम की तश्कील और उन्हें ऑपरेशन के लिए सेलेक्टेड नौजवान नागुज़ीर हैं। ऐसे नौजवान जो न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ हों बल्कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें मजीद जिद्दत लाने की सलाहियत भी रखते हों। तो पाकिस्तान कहां खड़ा है सॉवरेन AI को लेकर? रुकन अक़वाम मुत्तहिदा एडवाइजरी बोर्ड बराए AI निगहत दाद हमारे साथ मौजूद हैं। निगहत, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओके, AI, वी हैव बीन लिसनिंग अबाउट AI, हम काफ़ी अरसे से AI के बारे से सुनते रहे हैं। सॉवरेन AI अब ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुझे बताइएगा एज अ लेमैन कि सॉवरेन AI और AI में ये फ़र्क है कि मेरा पाकिस्तान का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो किसी डेटा रिकवरी से लेकर डेटा के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी दूसरे मुल्क के टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार ना कर रहा हो। एम आई राइट? जी बिल्कुल, सॉवरेन AI का यही मकसद है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो ख़ुद इतने उनमें कैपेबिलिटी हो कि वो स्ट्रेटजिकली AI को ना सिर्फ AI टैलेंट बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंप्यूटिंग पावर्स हैं, जो उसकी गवर्नेंस है, जो AI के एथिक्स हैं, वो तमाम उसमें ख़ुद मुख्तार हो और उनके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद हों। तो AI सॉवरेनिटी का यही मतलब है कि मुख्तलिफ ममालिक जो AI की रेस में इस वक्त शामिल हैं वो इस अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इस रेस में शामिल हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या है, आई थिंक वो एक सवालिया निशान है। अच्छा निगत, ठीक है, ये वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, चाइना, इंडिया इसको लेके चल रहे हैं और हम ये समझते थे कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यही इस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट अर्जेंटीना जो है वो भी अब स्टेप इन कर चुका है। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जो अब अपनी मईशत को संभाल के आगे बढ़ रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त ये कितनी बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के है कि हम इस दौड़ में शामिल हो जाए। और अगर हमने ये ट्रेन मिस की, हाउ मच वी विल बी लैगिंग बिहाइंड नाउ?
बिल्कुल नहीं, ये बहुत इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे अहम जो काम इस वक्त है वो यही है कि आप एआई के जो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एआई की रेस में शामिल हो जाएं, बल्कि ये कि आप बिल्कुल रियलिस्टिकली देखें कि हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच एआई के हवाले से क्या होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे टैलेंट की डेवलपमेंट है, एथिकल कंसिड्रेशंस हैं। और अगर हम लोग लैक करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एआई स्ट्रैटेजी इस वक्त, या स्ट्रॉन्ग जो हमारी कम्युनिटी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इनोवेशन जो इकोसिस्टम है एआई का, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो जियोपॉलिटिकली कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मिल के हम जो इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान में पॉलिसी और गवर्नेंस के हवाले से हमारी एक एआई नेशनल पॉलिसी है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखा जाए तो वो कतन वो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र में नहीं आती, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। एक आपने बहुत अहम बात की कि डेटा की जो सिक्योरिटी है। अब हम एआई के जो तमाम एआई टैलेंट डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर हम डेटा की अपनी हिफाजत की बात देख लें तो बहुत एक बेसिक सा कानून डेटा प्रोटेक्शन का कानून है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक ने बड़ी जल्दी बनाया। हमारे पड़ोसी मुल्क का आपने जिक्र किया, तो इस वक्त आपको पता है जो एआई का समिट होता है, सेफ्टी समिट, फ्रांस ने अभी किया है पिछले महीने, और अब वो भारत में है इसी साल आखिर में। तो लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने डेटा कानून को जल्दी बनाया कि हमें ये क्रिटिसिज्म ना है कि आप एआई की रेस में तो दाखिल हैं लेकिन आपके डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं है। इसी तरीके से आप सऊदी अरब की आपने मिसाल दी, जब व्हेन आई वाज सर्विंग यूएन सेक्रेटरी जनरल के एआई हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी में, तो हमें वहाँ पे बुलाया गया सऊदी अरब में, और जो उनकी जो इस वक्त तरक्याती काम हो रहा है एआई के हवाले से, वो बिल्कुल आप देख के हैरान हो जाते हैं कि आपकी ये कंट्रीज कितना ज़्यादा आगे हैं, और किस तरह जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी अब इन पे आगे रिलाय करेंगी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हमने इस पर कोई थिंकिंग शुरू की है, हमारी कोई बातचीत हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उस पर कोई काम हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो बड़ा फ्रेगमेंटेड है, आइसोलेशन में लोग काम कर रहे हैं, कोई मजमूई तौर पे आपको स्ट्रेटजी एआई की पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। वेरी एप्टली पुट। अच्छा निगत, ये जो 5 स्टेप्स दिए गए हैं, इन 5 स्टेप में ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टिंग ऑन दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है अगेन द डेटा सिक्योरिटी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, यू बीइंग एन एक्सपर्ट, पाकिस्तान अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा मुनसर करता है ऑन अदर कंट्रीज़ या फिर सॉफ्टवेयर बीइंग मेड बाय अदर कंट्रीज़, और कितना डिपेंडेंसी उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, अगर तो कोई है? हमारी है लोकल कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी, लेकिन जो हमारे लोकल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड उनकी कैपेसिटी है, तो अभी भी हम फॉरेन जो सर्विसेज हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो अगेन वही कि आप कितना ज़्यादा आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पे ज़रूरी है। हम ये नहीं कि अनाउंस करके और हमें पता ही ना हो कि हमने करना क्या, जब तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट ना करे। लेकिन एक ये भी बात बहुत हकीकत पे मबनी है कि जब हम लोग यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ काम कर रहे थे पिछले पूरे साल, तो हमने ये भी इस बात को आइडेंटिफाई किया कि बहुत से ममालिक पाकिस्तान जैसे जो हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग और एआई की इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे हैं, और जो चंद एक ममालिक है उन्होंने एआई रेस में अपने आप को इतना आगे कर लिया है कि वो दुनिया के काफ़ी ममालिक को छोड़ गए हैं। तो वो जो एक तासुर दिया जाता है कि हम चैंपियन और हम लीड कर रहे हैं, लेकिन आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर्ड ना हो, जब तक नॉलेज जो है वो शेयर्ड ना हो, ख़ासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया जो हम लोगों ने काम किया। और उस पर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये उठाई कि हमें एआई ग्लोबल गवर्नेंस का डायलॉग हर साल करना चाहिए, हर साल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा निगत, हाँ सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो 5 स्टेप्स दिए गए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, कितना देर या कितना बदेर हम इस काबिल हो पाएंगे कि वी कैन कम ओवर इट, और हम इन 5 स्टेप्स से अमल करते हुए शुरू कर सकें, या हमें कितनी देर लगेगी यहाँ तक आने में?
हमें तो देर करनी ही नहीं चाहिए, हमें तो अभी बिल्कुल इसमें किसी भी एक स्टेप्स को लेकर के शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों इस चीज़ की देरी की जा रही है, किस चीज़ का इंतज़ार है। जब आपके पड़ोसी ममालिक, आप चाइना इस रेस में बहुत आगे, हम लोगों को फ़ौरन जो है अपने जो टैलेंट है, जो एक्सपर्टीज़ हैं गवर्नेंस में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजाय ये कि हम बाकी चीज़ों पे इस वक्त फोकस करें। तो बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ये एक अर्जेंट मैटर है जिस पे पाकिस्तानी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ऑलराइट निगहदात, राइट नाउ इज द टाइम कि हम इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सके। बहुत शुक्रिया आपका निगहदात, हमारे साथ मौजूद थी और सॉवरन एआई पे गुफ्तगू कर रही थी। प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू भी होगी। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारी को एंकर सोया सुंदस आपको ज्वाइन करेंगी बोल के जायके किचन से, और वहाँ पे आज क्या बक रहा है ये तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। आज क्या पकने वाला है किचन में, मतलब हमारे झटपट किचन में, तो आज हम पकाएंगे खट्टे आलू की दही फुल्की। नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया ना। इफ्तार की जान होते हैं खट्टे आलू और उसके साथ दही फुल्की, तो हमने सोचा इसी रेसिपी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और एक नई तरह से ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने लाया जाए जो झटपट भी बन जाए। और इस सारे पकवान में जो हमारा साथ दे रहे हैं वो होंगे डालडा। डालडा का इंतखाब करना, भाई जाहिर सी बात है, डालडा नहीं तो फिर और क्या। 80 साल से जायद हो चुके हैं तमाम माओं का इंतखाब डालडा, तमाम शेफ्स का इंतखाब, तमाम लोगों का इंतखाब डालडा। जहां मामता वहां डालडा। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ ना बदला रमज़ान, ना बदले रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। और जनाब डालडा की पैकेजिंग जो है ना वो थ्रू आउट रमज़ान आपको इसी तरीके की मिलेगी। डालडा के लिए, डालडा ने स्पेशली रमज़ान के लिए ये पैकेजिंग की है। स्पेशली आप देखें जो हमारे पाउचेज आते थे वो गिर जाते थे, ये देखिए अब कोई पाउच नहीं गिरेगा, आराम से आप अपने किचन काउंटर पर इसको रख सकेंगे। और उसके अलावा मेरा जो अपना फेवरेट है जिसको मैं बार बार एंडोर्स करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, डालडा का जो ऑलिव ऑयल है। वो क्यों पसंद है? क्योंकि ये खाने में, जो खाने का तो एक होता ही है ना अलग, ये आप खुद इसको पी सकते हैं रोज़ाना 1 टीस्पून अगर आप डालडा का ऑलिव ऑयल पीते हैं आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो मैं इसको हमेशा समझाती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे कौन सा दे रहे हैं जनाब, सोब्रूसो। सोब्रूसो जो है वो अपनी क्वालिटी पर और सेहत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। पूरी प्रॉपरली इंटैक्ट चिकन होती है, प्रॉपरली पीछे एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई होती हैं। और जितना भी रमज़ान का मेन्यू है ना वो आपको सारा का सारा मिलेगा। अब जैसे सोब्रूसो का ये चिकन समोसा देख सकते हैं आप भी मेरे हाथ में, ये चिकन समोसे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आराम से आप सोब्रूसो घर में लेकर आइए, रखिए और बनाइए। इसके अलावा इनके पकौड़ों की भी क्या ही बात है, इनके पराठास हैं, चीज़ और सीख कबाब, सोब्रूसो के वो जो हमने बटर हनी चिकन में यूज़ किए थे, टेंडर पॉप्स, कितने मज़ेदार थे। उसके अलावा लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, गुलबहार, मरहबा का गुलबहार फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा है। और इसके अलावा जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वो मैं कर दूं सबसे पहले, थ्रू आउट रमज़ान बोल के फेसबुक पेज पर आपने भेजनी है वीडियो की सूरत में अपनी रेसिपीज़ और हम सेलेक्ट करेंगे आपकी उसमें से बेस्ट रेसिपी। जो भी बेस्ट होगी, जो ज़बरदस्त रेसिपी हमारे पास आएगी उसको मिलेगी ये बाइक। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पर ये बाइक है। और उसके बाद नंबर 1 रेसिपी तो ये हो जाएगी और नंबर 2 यानी कि रनर अप को जाएगा LED। ज़रा LED को भी फोकस करके दिखा दीजिए, आज LED भी आपके सामने है। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ एक ही घर से आ जाएँ कि ये बाइक और LED आपके घर ही ले जाए। सो जल्दी जल्दी हमें वीडियोस बना कर भेजिए अच्छे अच्छे खानों की, और हो सकता है कि मैं भी आपके वो खाने चूज़ कर लूँ और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप ही की बनाई हुई कोई रेसिपी आपका नाम लेके मैं बना दूँ, ऐसे भी पॉसिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे ख्याल से लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें आज जो बनाने हैं खट्टे आलू, तो ये देखिए ये मैंने खट्टे आलू लिए। खट्टे आलू अभी नहीं है, मतलब ये बॉयल हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। मैंने इनको छोटा छोटा काट कर बॉयल कर लिया है, आधा चम्मच नमक डाल के। उसके अलावा दही बूंदी का एक पैकेट मैंने लिया और उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया और अब मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया। ये पूरा एक पैकेट आई गेट्स 400 ग्राम्स का या 350 ग्राम्स का आता है, वो एक ही साइज़ में आता है। वो आप ज़्यादा बनाने हो आप 2 ले सकते हैं। उसके अलावा 400 ग्राम्स जो था वो दही था। ये देखिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा डाला है पानी ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी हो जाए।
अभी इसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा जनाब, जो खट्टे आलू में डलेगी चीज़ें वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये देखिए, नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। उसके अलावा डलेगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, क्रश किया हुआ और रोस्ट किया हुआ ज़ीरा। साबुत धनिए को भी इसी तरह से क्रश करेंगे, रोस्ट करेंगे, पहले रोस्ट करना है फिर क्रश करना है, और इसको भी 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ये है 1 टेबल स्पून चाट मसाला इस्तेमाल किया जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब क्रश, जो ये क्रश कुटी मिर्च जिसे उर्दू में कहते हैं वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। साथ में खटास ऐड करने के लिए जाएगा ये इमली का पानी, इमली का गूदा मैंने सारा निकाल के इसको इस तरह से रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी नमक और मिर्च डाल के इसको ज़रा स्पाइसी कर सकते हैं, मैंने इसको भी सादा रखा हुआ है। साथ में जाएगी इसमें हल्दी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून के करीब, और ये जाएगा थोड़ा सा 1 चुटकी जर्दे का रंग। अच्छा दही के लिए, अच्छा ये जो आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं ना, पापड़ी और ये हरा धनिया, ये मैंने इसके लिए रखा है, इसको प्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है, इसकी डेकोरेशन करेंगे। साथ में आखिर में लगाएंगे तड़का इसके ऊपर टॉप पर, उसमें जाएगा कड़ी पत्ता, मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि मुझे ज़रा बड़ा बोल बनाना है। इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता, जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च, चंद पीसेज आप ले सकते हैं। अच्छा चीनी थोड़ी सी मैंने आपने देखी होगी रखी हुई, तो चीनी जाएगी दही में, दही को हम तैयार करेंगे और साथ साथ हम खट्टे आलू तैयार करेंगे, फिर इसकी लेयरिंग होगी। सो हम स्टार्ट कर देते हैं, पहले खट्टे आलू तैयार करते हैं, जब तक ये बनते रहेंगे साथ में मैं जो है दही को तैयार करना शुरू कर दूँगी। अच्छा हम इसको कर रहे हैं ऑन चूल्हे को, और चूल्हा हो गया है ऑन। इसकी करनी है आपने हल्की आंच, अक्सर लोग इसको तेज़ छोड़ देते हैं, तो इसको ऑन करके करना होता है हल्के, ताकि जब आप इसके अंदर तेल डालें तो वो उछल के नहीं आए। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर तेल, और तेल जो है ये ले लिया है मैंने तेल, डालडा, जहाँ मामदा वहाँ डालडा। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी पूरे 250 रुपये तक की बचत। डालडा का रमज़ान है भाई, रमज़ान की बरकतें, डालडा की बचत साथ साथ। ये देखिए कितना, इसका मुझे डालडा का ना कलर भी बड़ा अच्छा लगता है, गोल्डन सा, कोई हीक भी नहीं होती, स्मूथनेस, इनकी पैकेजिंग बेस्ट ब्रांड है। ये हमने डाल दिया इसमें ऑयल, ज़्यादा ऑयल दरकार नहीं होगा। ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अभी इसको हम रखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और ये बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, मुझे चाहिए कदर चम्मच, और अच्छा पहले से इसके अंदर हम आलू नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जाएंगी सारी चीज़ें। मैं पहले से डालना शुरू कर रही हूँ ताकि ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया तो वो सारा मज़ा नहीं देगा फिर। ये देखिए मैंने पहले से अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल के रखा हुआ था फ्रेश, ये इसमें जा चुका है। ये अब हम ये देख सकते हैं आप। अब मैं करूँगी थोड़ी सी तेज़ इसमें चीज़, आंच को तेज़ करूँगी, मुझे इसको कुछ पकाना नहीं है। ये देखिए ये चला गया इसके अंदर अदरक लहसुन, और साथ साथ इसमें पड़ेंगे आलू। ये देखिए साथ इसमें जाएंगे आलू, इसको मैंने आधा चम्मच नमक डालकर उसके बाद बॉईल कर लिया था। ये भी रेसिपी झटपट है, आप इस तमाम चीज़ों को उस तरीके से निकाल के रखेंगे तो आप बिल्कुल इफ्तार से समझें 5-10 मिनट पहले भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर आलू कुचल भी जाएं तो इट डज़न्ट मैटर, परेशान नहीं होना कि आलू कुचल गए हैं, वो अच्छा है जितना वो, अगर आप कुचल भी उसको देंगे ऐसे ऐसे हाथ मार के तब भी वो अच्छा ही लगेगा, तो इसमें आप परेशान नहीं होना। इसको मैं करूँगी कम। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालना शुरू करते हैं हम। ये देखिए अब बाकी की चीज़ें डलना हो गई हैं शुरू। ये गया इसके अंदर ज़ीरा, ये ज़ीरा जा रहा है, ये देखिए ज़ीरा गया। अब जा रहा है कुटा हुआ साबुत धनिया जो मैंने रोस्ट किया था। मैंने आपको बताया ज़ीरा और धनिया रोस्ट करके थोड़ा सा कूट के थोड़ा सा क्रश करके जो है ना वो जाएगा। ये उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला, ये पूरा 1 टीस्पून जाएगा, मैं हाफ़ करके 2 बार डाल रही हूँ। ये क्रश्ड यानी कि कुटी लाल मिर्च जा रही है, ये पिसी लाल मिर्च जा रही है, और जाएगा इसमें नमक, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसके अंदर। ये हल्दी भी देख लीजिए, बस ये 1/4 टीस्पून ये हल्दी, और जर्दे का रंग थोड़ा सा आखिर में डालेंगे, पहले इसको चला लें हम। ये देखिए ये मसाले वाले बनते हैं, जितना अच्छा इसका जायका बनेगा, क्योंकि जो दही फुल्की है उसका इतना जायका तो इतना इन्हांस नहीं होता,
तो जायका सारा आना है वो आलू के ज़रिए ही आना है। जितना स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस आप इसमें यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। और वैसे ये जो खट्टे आलू हैं ये आप सहरी में भी खा सकते हैं इनको पराठों के साथ। सबरूसों के इतने मज़ेदार पराठे हैं ना, आप पराठे तलें और साथ में आप बनाएं खट्टे आलू और खाएं आप मज़े मज़े से। ये देखिए हा ज़बरदस्त, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेक्सचर भी बहुत फाइन बन गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा देखते हुए, अगर टाइम हुआ तो मैं इसके साथ पराठे भी बना के दिखाऊंगी आपको। सीख गई हूँ अब मैं ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी देर में मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं इसके अंदर जर्दे का रंग और ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है ठीक होगा, लेकिन अगर हम कर देना चाहिए मेरे ख़्याल से, ज़रा रंगत अच्छी आ जाती है इसकी फिर। ओहो ज़बरदस्त। ये देखिए, इसके बाद बस इसके अंदर जाएगा इमली का पानी। इमली का पानी जैसे मैंने कहा, आप इसका गूदा अगर आप निकाल के डालना चाहें आप वैसे डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इमली के अंदर भी क्रश चिली यानी कि कुटी मिर्च, ज़रा सा नमक, ज़रा सा अदरक लहसुन डाल के उसकी चटनी सी बना लें इमली की और वो डालें। ओहो गज़ब आ जाएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा 1 प्याली इमली का गूदा इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि मुझे ये मज़ेदार खट्टा सा चाहिए। ये देखिए आप, हा खुशबू भी यकीन करें बहुत अच्छी आ रही है। उसके ऊपर जब जाएगा ना तड़का तो वो फिर गज़ब ढाएगा। अरे वाह भाई, मुझे लगता है मुझे बोल की तरफ से भी एक शेफ़ का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए प्रॉपर, पूरे रमज़ान आप लोगों को झटपट खाने खिलाने का। ये देखिए आप, ओहो ज़रा कैमरामैन आप फोकस करके दिखाइए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आ गया है इसका। नमक मैं ज़्यादा अब ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आलू में नमक डाल दिया था। अच्छा, ये देखें, इसको थोड़ा सा बस जी, ये देखिए बस ये हो गया डन। इसको हम कर रहे हैं बंद ताकि थोड़ा सा हो जाए ठंडा। अब हम दही की तरफ आएंगे। दही को, और ये मेरी सर्विंग डिश है, इसमें मैं सर्व करूँगी। तो पहले मैं दही को बना लेती हूँ। अब देखिए वहीं पे लेके चलते हैं ताकि यहाँ पे सारे मसाले भी हैं रखे हुए। ये देखिए, दही में जो है ना सबसे पहले जाएगी चीनी। अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं बस नॉर्मल रखती हूँ। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और ये मैं ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास है टीस्पून और मैंने आपको बताया हुआ है टेबल स्पून। मेरे पास इस वक्त टेबल स्पून नहीं है इसलिए मैं इसको डबल डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर आपने करनी है चीनी मिक्स। अगर आपके पास पाउडर हो शुगर का तब तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी तो मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे डाल दिया है। आप उसको बना के पहले से रख भी सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए, आपने इसमें डाली है चीनी। चीनी के साथ जाएगा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल आधे से भी कम चम्मच, मतलब वही क्वार्टर, 2 से 3 चुटकी नमक। और फिर जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाला तकरीबन हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि दही मेरे पास ज़्यादा है। ये इस वक्त आधा किलो के करीब हो गया पानी डाल के। ये था 400 ग्राम्स। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला उसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर करने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा सा स्मूथ हो गया। अगर आपके पास वो हो, क्या कहते हैं उसे, जूसर, ग्राइंडर या बीटर हो, तो आप उससे कर सकते हैं। बहुत मज़े का इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में है, होता ही है जनरली, आप उसमें करें, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाता है। ये देखिए, ये हो गई चीनी के साथ ये तैयार। अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग करेंगे हम इसकी, और फिर आखिर में लगेगा इसके ऊपर तड़का। तो चाट मसाले की डिश और ये मसालों की डिश मैं रख देती हूँ पीछे करके ताकि हो जाए साफ़। अच्छा, साथ साथ जो है ना अपना किचन भी साफ़ करते रहना चाहिए जब भी आप किचन में जाइए, ताकि अम्मी अब्बू की डांट से बच सके। ये देखिए, ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट किचन रेडी। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। आखिर में जाएगा तड़का। चीनी का भी इस्तेमाल अभी नहीं करना है मुझे। ये देखिए, अच्छा ये मैं रख रही हूँ, आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको तड़के का पहले आप तड़का नोटिस कर लीजिए। तड़के में क्या है, साबुत लाल मिर्च, ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने ड्राई करके अपने घर में रखती हूँ ताकि मैं हर वक्त उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। ज़ीरा है और ये हरी मिर्च है। तो इसको मैं डाल रही हूँ फ्राइंग पैन में ताकि हम तड़का भी साथ साथ तैयार कर सकें। खट्टे आलू की रेसिपी जो है, खट्टे आलू की दही फुल्की की रेसिपी चाट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए खट्टे आलू की रेसिपी। और अगर आप भूल जाएं
या आपने दरम्यान में कोई स्टेप मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, और अदरवाइज़ आप सुबह 9 बजे भी रिपीट पर देख सकते हैं, वरना शायद हमारे इसमें यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। जनाब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेयरिंग करना, तो आप देख सकते हैं। हाँ, मेरे पास चम्मच है, मैं ये अच्छा, जितनी आप लेयर्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जी मैं इतनी लेयर लगाऊं या मैं कितनी लगाऊं, 3 4। अगर ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, ज़्यादा लेयरिंग लगानी है, ज़्यादा लगा लीजिए। अब मैं ये 2 डिशेस तैयार कर सकती हूँ आराम से। अब ये देखिए, ये मेरे पास 2 डिशेस आ गई हैं। ये देखिए, एक डिश मेरी टीम के लिए, एक बाकी के लिए। ये देखिए, बाकी सब भी खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आप, कितना अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर जाएंगे खट्टे आलू, पहले थोड़ा सा दही लग जाएगा, फिर जाएंगे खट्टे आलू। ये देखिए, मेरे ख़्याल से मैं इसको ऊपर से ही गिरा दूं ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये देखिए, ये दही फुल्की आ गई है। अब दूसरी डिश के ऊपर भी जा रहा है ये चीनी। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें पाउडर फॉर्म की चीनी हो, और ये सारा आप जो ब्लेंडर हो ना आपके पास, आप प्लीज़ उसी के अंदर इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि ये जो छोटे छोटे से ये निकल आए हैं ना दाने दाने से, ये जब ब्लेंडर में ब्लेंड होगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर में इसको ये सोक कर लेगा तो ये और फूली फूली हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम तड़का भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि टॉप पर तड़का लग सके। इसको हमने तड़का लगाना है वही डालडा के तेल से। हम लगाएंगे तड़का, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए, तड़के के लिए भी ये अच्छा सा इसमें हम लगाएंगे तड़का। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं या बहुत कम नहीं, बस मुनासिब मकदार में रखें, क्योंकि मेरे पास 2 डिशेस हैं ना, तो मैं इतना तेल ले रही हूँ कि दोनों के ऊपर हम आराम से डाल सकें। इस वक्त अगर मुझे पराठे का पैकेट मिल जाए सौबरूसों के तो क्या ही बात हो जाए। पराठे का पैकेट नहीं जी, पराठे का पैकेट मंगवा दें आप हमें। अच्छा, जब तक ये तड़का भी रेडी हो गया है, और इसके बाद ये देखें खट्टे आलू एक मरतबा फ़ोकस कर लें, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि शक्ल से कैसे लग रहे हैं। ये खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत भी हैं, ट्रस्ट मी। अब इसको हम लगा रहे हैं लेयर। ये देखिए, ये आपने लगाना है इसके ऊपर ये लेयर, और आप यकीन करें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि इमली और पता नहीं क्या क्या इसमें जो सारे ऐसे लवाजमात जो बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं, वो सारे हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। ठीक हो गया जी 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 जी, बिल्कुल मुझे नज़र आ गया है कि सौबरूसों के पराठे जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो आज क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है भाई, ज़बरदस्त। सौबरूसों के पराठे होंगे, साथ में खट्टे आलू की होगी दही फुल्की। थोड़े से अगर आप खट्टे आलू बचा के रख लें और साथ में पराठों के खा लें तो और कमाल की बात हो जाएगी। क्योंकि मुझे कहा जा रहा था कि मैं हैवी खाने बना रही हूँ, कुछ इफ्तार के हवाले से नहीं बना रही, तो फिर आज मैंने सोचा इफ्तार के हवाले से कुछ बनाते हैं। तो खट्टे आलू जो हैं वो सभी के पसंद हैं। ये देखिए, इसको हम डालते हैं अंदर, और हम यहाँ पे लेंगे आएंगे सौबरूसों के पराठे। ये बस तड़का लग जाए मेरा। इसमें लहसुन नहीं डालना है, लहसुन अदरक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कड़ी पत्ता और ज़ीरा और ये जो आप मिर्चें देख रहे हैं ना, ये सारा कमाल फिर इसी का होगा। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, इस दही फुल्की में भी कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे जी प्याज नहीं है इसमें, टमाटर नहीं है। ये वो वाली दही फुल्की नहीं है, ये डिफरेंट स्टाइल की है। आप चाहें अपनी तरफ से रेसिपी मॉडिफाई करना, जैसे मैं करती भी हूँ, तो आप डाल सकते हैं। लच्छे की सूरत में आप बना लें, क्या कहते हैं, अनियन रिंग्स बना के वो भी आप डाल सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं, किस तरह से डालना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा सा एरोमा इसमें आ जाएगा कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता फ्रेश नहीं है, ड्राई फॉर्म में, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास कड़ी पत्ता है, बस यही। और इसके अलावा भी दाल में बहुत सारे ऐसे सालन हैं जिसमें कड़ी पत्ता डलता है, और बहुत मज़ेदार खुशबू और एरोमा जो कड़ी पत्ते का आता है ना, कड़ी पत्ते की वजह से एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरा तकरीबन तड़का तैयार हो चुका है,
और बस ये मैं इसको डालने वाली हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त। बस अब ये तड़का जा रहा है। ये मैंने अपनी दोनों डिशेस पे तड़का लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा ही खूबसूरत इसका ये आ गया है लुक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी हम मिर्चों को फैला देते हैं, थोड़े कड़ी पत्ता इधर उधर डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद जाएगी इसके ऊपर पापड़ी। जी हाँ, पापड़ी जाएगी। ये भी आप अपने जायके के हिसाब से इसको डालें। कुछ लोग ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोग कम, जितना आप डालना चाहें। इमली का पानी बचा हुआ हो आपके पास, ज़्यादा आपको लग रहा हो, आप अपना इमली का पानी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ा साइड में ऊपर डाल दें। चाट मसाला ऊपर से और डाल सकते हैं। ये देखिए आपको आई एम क्वाइट श्योर कि स्क्रीन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। इसको इफ्तार के बाद जो आपकी टी पार्टीज़ होती हैं, हाई टी आप लोग घर में कर रहे हैं या अदरवाइज़ भी खाने के साथ भी, इनफेक्ट अगर आप खाना बना रहे हैं, किसी का खाने पे आपने बुलाया तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जाएगा हरा धनिया बिल्कुल इसके साइड में। कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदे का दिल करे खाने का, देख के दिल करना चाहिए कि हाँ भाई कुछ रखा हुआ है, तो क्या रखा हुआ है इसको चख के देखा जाए। मैं इसके ऊपर से चाट मसाला नहीं ऐड करूँगी क्योंकि अंदर हमने इसमें चाट मसाला काफ़ी डाल दिया है। ये देखिए आप। अच्छा, जो लाल लाल मिर्चें हैं ना, थोड़ी सी एक दरमियान में लगा देते हैं ताकि वो अच्छा सा लाल रंग आ जाए। अच्छा, मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस रखा हुआ है अपने पास डालने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ऑलरेडी काफ़ी रिच लुकिंग डिश बन चुकी है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है एसएच। ये देखिए, ये हो चुका है। तो अब हम सबरूसों के पराठे की जानिब चलते हैं। ये हो गया है। चिली गार्लिक सॉस की मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है। बस अब हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से सबरूसों के पराठे भी बना लेते हैं। इसके साथ साथ सबरूसों के पराठे आज मैं ख़ुद आपको बनाती हूँ तल के, कि ये कितने मज़े के बनते हैं। सहरी में, इफ्तार में, या आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं क्योंकि सबरूसो हेल्थ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ये देखिए, मैं इसमें से एक ही पराठा बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो जाए। ये हमने निकाला पराठे, ये आर फ्रोज़न पराठास। ये आराम से निकल आया है और उसके साथ साथ जाएगा डालडा का ऑयल। ये डालडा का ऑयल, ये देखिए डालडा का ऑयल। और टीम, मुझे पराठा सर्व करने के लिए एक प्लेट मिल जाए अगर तो क्या ही बात होगी। अच्छा जनाब, उसके बाद मेरे पास ये तैयार, ये देखिए, थोड़ा सा आपने ऑयल को ऐसे फैला देना है और उसके बाद ये डाल दिया आपने इसके ऊपर। ये देखिए, क्योंकि ये होते हैं फ्रोज़न तो आप इन्हें बस निकालें और विद इन अ मिनट आप इनको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। विद इन अ मिनट, कोई बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है इनको। जी, ये देखिए आप, ये देखिए, बस ये पकना शुरू हो गए हैं। इसको क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसको हाथ से इस तरह से दबा के बना रही हूँ। आपके घर में हो आप इसको आराम आराम से बनाइए। ये देखिए, ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़े से ज़्यादा तेल में बनाते हैं क्योंकि ये थिक है, इसके अंदर फिलिंग है। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग किसकी है? चिकन एंड चीज़ की इसके अंदर फिलिंग होती है। आपको देखने में लग रहा होगा इतना मोटा मोटा पराठा है। ये पराठा इसलिए मोटा है क्योंकि इसके अंदर चिकन एंड चीज़ की अच्छी खासी फिलिंग है। ये देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से पराठे में से थोड़ा सा मसाला, अगर कैमरा फोकस करे तो ये मसाला उसी का है। बस हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखिए, जब तक ये तैयार होगा, और यहाँ से मैं अपनी डिश भी रेडी कर चुकी हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बस मेरे ख़्याल से थोड़ा सा मैं डाल ही दूँ इसके अंदर। जी, हमारे पास बस 2-3 ही मिनट रह गए हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको पराठा भी एक मरतबा इसका सिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन है, आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मैं बस टिश्यूज़ के ऊपर इसको निकाल सर्व कर रही हूँ
और आज की रेसिपी यहीं ख़त्म हुई। वाओ, जरा पराठे की शक्ल देख लें आप एक मरतबा, जरा कैमरा फोकस करें पराठे को। ये हो गया पराठा और ये मैंने पराठा निकाल दिया है टिशू के ऊपर और ये हो गया तैयार हमारा पराठा भी। सो आज की रेसिपी खट्टे आलू की दही फुल्की तड़के के साथ और साथ में हमने बनाया चिकन एंड चीज़ पराठा सोबरूसो का और इसका कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बड़ा गज़ब है। और खट्टे आलू के साथ आप इसको चीज़ पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। ये आपने तो देख ली, ये मिस कर गए हैं तो सुबह 9 बजे देख लीजिएगा। रेसिपी कार्ड चलता है थ्रू आउट और साथ में आपने भी वीडियो के थ्रू रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करनी है ताकि आपको ये मरहबा की बाइक मिल सके और मरहबा का LED मिल सके। प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल। रमज़ान आ चुका है तो ऐसे में शहर शहर अफ्तार दस्तरखान सज जाते हैं। रमज़ान में कराची गवर्नर हाउस में सजने वाले इत्तेहाद रमज़ान में इफ्तार की रौनकों की अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है साद शरीफ। जी साद, आगाह कीजिए। मुबारक का पहला इशरा जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पर, जहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर अफ्तार का बंदोबस्त किया गया है, जबकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और अफ्तार का बंदोबस्त किया गया है। मेरे सीधे हाथ पे आप देखें यहाँ पर जो है किस तरीके से बिरयानी के देगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि थाल में बिरयानी भी निकाली जा रही है और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको यहाँ पर अफ्तारी भी कराई जा रही है। साथ ही साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी यहाँ पर खुद अफ्तार में जो है वो शरीक होते हैं। अफ्तार से पहले कुछ ट्रांसमिशन के भी मामला यहाँ पर होते हैं, नातख्वानी भी यहाँ पर हो रही होती है और इस वक्त भी आप यहाँ पर देखें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अफ्तार का। वक्त भी अफ्तार में बहुत कम रह गया है और मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ तैयार करते हुए नज़र आएगा दस्तरखान सजाने के लिए। इस वक्त यहाँ पर जो है बेसन के पकोड़े आपको जो है वो तलते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो पकोड़े बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद शहरियों की यहाँ पर बैठी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने चूँकि एक अवामी जो है वो इसको दस्तरखान बनाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी कराची का शहरी आकर इस दस्तरखान में शरीक हो सकता है और यहाँ पर जो है वो अफ्तारी कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अफ्तारी कराई जा रही है और उसका बंदोबस्त किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अभी मैंने आपको पकौड़े दिखाए, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो समोसे मौजूद हैं और ये देखें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्लेट्स तैयार की जा रही हैं, जबकि प्लेट्स के अंदर खजूरी भी रखी जा रही हैं, प्लेट के अंदर कुछ फ्रूट भी रखे जा रहे हैं, साथ ही साथ पकौड़े और समोसे भी रखे जा रहे हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स की भी एक बड़ी तादाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि आप देख रहे होंगे। अच्छे खासे यहाँ पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें कि शहरियों की, मेरे उल्टे हाथ पे कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो शहरी बैठे हुए हैं, जबकि टेबल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। टेबल्स के साथ साथ यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिसकी वजह से दस्तरखान नीचे भी लगा दिया गया है। बिरयानियाँ यहाँ पर रख दी गई हैं, पानी की बोतलें, शरबत भी यहाँ पर रख दिया गया है और आप देख सकते हैं कि लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं मगरिब के वक्त का, ताकि मगरिब की चलिए ठीक है। साथ आप गवर्नर हाउस के अंदर से हमें अपडेट कर रहे थे किस तरीके से एक शहर रमज़ान सज जाता है और उसके बाद तमाम तर लोग, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो कराची की सड़कें हों या फिर कोई गली मोहल्ला हो, जहाँ पे जगह जगह चौक चौराहों पे इस बात की गम्माज़ी की जाती है कि रमज़ान का महीना है, ईसार का महीना है, क़ुरबानी का महीना है। इसलिए जितना हो सके उतना दिल खोल के लोगों की जो है वो इमदाद की जाए और जितना हो सके लोगों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाए और जितना हो सके रमज़ान के बाद भी यही मामला जो है उसको इसी तरह कंटिन्यू किया जा सके। अब तारीख़ इस्लाम के बोल का वक्त हुआ चाहता है। आज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर खुदा ताला का अज़ाब कैसे आया, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कौम शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाप तोल में कमी की बिना पर अज़ाब में मुब्तला फरमाया जो शदीद ज़लज़ले, चिंगाड़ और आग की बरसात की सूरत था। आपको मैं ये भी बताऊं कि अहले मदियन को कौम शुएब कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले नाप तोल में कमी इन्हीं लोगों ने मुतारिफ़ करवाई। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी कौम में से एक नेक बंदे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उन पर मबऊस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस फ़ेल कबीह से रोका और रब की गिरफ्त से डराया।
आप उन्हें मुसलसल वाज और नसीहत करते रहे। परवरदिगार आलम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन ख़तीबाना सलाहियतों से नवाजा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि किसी तरह अपनी कौम को आमाल बद से बचाकर राह रास्त पर ले आया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कौम अपने कुफ्र व शिर्क पर मुसिर है और उन पर वाज और नसीहत का कोई असर नहीं हो रहा, तो कहा अच्छा तुम अपनी डगर पर चलते रहो, अनकरीब तुम्हें झूठे सच्चे का और इस बात का कि रुस्वाकुन अजाब का मुस्तहिक कौन है इल्म हो जाएगा। तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कौम शुएब पर 3 तरह के अजाब का जिक्र फरमाया है, ज़मीनी भौचाल, चिंगाड़ और आग का बादल। सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है बस उनको ज़लज़ले यानी कि ज़मीनी भौचाल ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है कि और जालिमों को सख्त चिंगाड़ के अजाब ने आ दबोचा, जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही ना हो। सुन रखो, मदयन पर वैसे ही फिटकार है जैसे कौम समूद पर थी। सूरह हूद में इस हकीकत को वाज़े किया गया है कि नाप तोल में इंसाफ सिर्फ अशिया की खरीदो फरोख्त ही तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी किरदार का ये कमाल होना चाहिए कि खुदा और उसके बंदों के तमाम हुकूक व फ़राइज़ में एक असल को बुनियाद कार बनाए और किसी मौके और किसी हालत में भी अदल व इंसाफ के तराजू को हाथ से न जाने दिया जाए। ख़ातीन हज़रात, आज जब हम देखते हैं कि पूरे माह रमज़ान में किस तरीके से नाप तोल में कमी की जाती है, गिरा फरोशी की जाती है, तो दिल खून के आंसू रोता है। इसी को लेके अब हम आलिम के बोल सेगमेंट में जाते हैं। रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि इन मसाइल पे हम गुफ्तगू करें, तो इस बहुत ही अहम मामले पे आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन अल्लामा जमील राठौर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें मालूम है कि आपका वक्त इंतहाई कीमती और इस कीमती वक्त में आप हमें ये वक्त दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अल्लामा साहब, हमने अभी बात की हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जो नाप तोल में कमी के हवाले से जिन पे अजाब आ टपका था। नाप तोल में कमी कितना बड़ा गुनाह है, थोड़ा सा इस पे रोशनी फरमाइएगा डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा मुझे आखिरी हिस्सा दोहरा दीजिए प्लीज। जी, आज हमने जो गुफ्तगू की है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी और जो नाप तोल पे कमी उसने की, जिसकी वजह से उन पे अजाब जो है आया। नाप तोल में कमी कितना सरी गुनाह है, ज़रा ये बताइए। जी हाँ, देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, कुरान में उन पर हलाकत और वईद का मामला किया गया जो कि नाप तोल में कमी करते हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले गए और आपने कुछ खजूर थे उनको उल्टा पलटा हाथ से, और कुछ खजूर या कुछ गंदुम ऐसे थे जिन पर पानी था और कुछ ऐसे थे जो खुश्क थे। ज़ाहिर पानी आ गया तो उस पर थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। तो आपने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने नाप तोल में कमी धोखा दिया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो नाप तोल करना, सही मेजर करना, मेजरमेंट करना, सही उसको तोलना, ये इस्लाम में इतना अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला ने भी इसकी वही सुनाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला ताल्लुकी का इजहार किया। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो कि एक मोमिन को, मुसलमान को या किसी भी इंसान को धोखा देते हैं, और इस्लाम ने धोखा देने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लाम ने ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया है। लिहाजा अगर चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए, आपका माहौल अच्छा हो, लोग आप पर कॉन्फिडेंस करें। देखिए यहूद और दीगर लोग अपने बिजनेस में आज बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स उन्होंने खड़ी कर ली हैं, तो उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि सारिफ का कॉन्फिडेंस है और सारिफ का एतमाद है कि हाँ, आप जाकर बाजार में देखिए, जिस दुकान पर ग्राहक का एतमाद होता है वो आंखें बंद करके बगैर मार्केट टच किए उस दुकान पर जाता है और उससे अपना सौदा ले लेता है। उस ठेले पर जाता है जिससे पता है कि ईमानदार उसे सौदा ले लेता है। लिहाजा अपना रेपो भी बचाएं, अपनी दुनिया भी बचाएं और अपनी आखिरत भी बचाएं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों से ज़रूर मुखातिब हों कि जो कभी नाप तोल कर रहे हैं और जो लोहे के बाट हैं वो तराजू के नीचे रख देते हैं जिससे वज़न में कमी आती है। कुछ ग्राम की ही करते हैं और ये समझते हैं कि कुछ ग्राम ही तो है, मामला चला जाएंगे। अगर रत्ती बराबर भी ऊंच नीच हो तो कितनी सख्त पकड़ होगी खुदा ताला की?
देखिए, ये तो आपने खुद अपने सवाल में बताया कि कौम शुएब पर अजाब नाजिल हो गया, और वो भी जाहिर है कि आप धोखा खुला नहीं दे सकते। हाँ, पाकिस्तान की बात तो कुछ और है, वो तो झूठ की इमारत खड़ी है पाकिस्तान में इस वक्त, ऊपर से लेकर नीचे तक। बदकिस्मती से ये मुल्क जो कि इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए हमने हासिल किया था, इसमें दियानत और अमानत के ऐसे मयार कायम करने थे जो कि रियासत मदीना, हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रियासत मदीना बनकर अपने असहाब को ग्रूम करके वो जो मयारात कायम किए थे, हमने ये वतन इसलिए हासिल किया था। लेकिन शोमी किस्मत से आज हमारे यहाँ कोई सदाकत का, अमानत का, दियानत का, सच्चाई का कोई मयार नहीं। अगर चाहते हैं जाएं। ठीक है अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लामा जमील राठौर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे। बिल्कुल, वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में हमें भी याद रखना है। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, हम कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।